सो टुडे वी आर कवरिंग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो सबसे पहले जानते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अपन किसे कहते हैं। सो ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेल्स का एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। किस टाइप के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेल्स हैं इसके अंदर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि जिसमें है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो कि कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करते हैं, और इन कोऑर्डिनेटेड फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन्स को मिला करके हमारा बनता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एनिमल्स के अंदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं? ER शॉर्ट फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। गोल्जी बॉडी के लिए हमने GB यूज़ किया है। एंड लाइसोसोम्स, ये 3 ऑर्गेनेल एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करते हैं और इसीलिए ये फॉर्म करते हैं एनिमल सेल का एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। वैसे ही प्लांट के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करते हैं और फॉर्म करते हैं प्लांट सेल का एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। So this was what we need to know about endomembrane system. Now अब वन बाय वन इनके ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑर्गेनेल विल बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। ये लार्जेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है एनिमल सेल का। लार्जेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये इन कंपैरिजन टू अदर सेल ऑर्गेनेल्स। एक्सटेंड फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे एक बार ही सोचते हैं ध्यान से। लुक एट दिस पॉइंट। ये रहा सेल और सेल के पास ये सेंटर में रहा न्यूक्लियस। एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। इस न्यूक्लियस का एक मेम्ब्रेन होगा, है ना। दिस विल बी द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। दिस पोर्शन तक एक्सटेंड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए इसको सिंगल लार्जेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी कहा गया है। और ऑल्सो फाउंड स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ये स्कैटर्ड वे में साइटोप्लाज्म के अंदर भी पाया जाता है। देन फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम नेटवर्क ऑफ द सेल। किसी भी मटेरियल को न्यूक्लियस से अगर सेल के बाहर भेजना है तो ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम का भी काम करता है नेटवर्क के थ्रू। कैसे? कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए गोल्जी बॉडी में जाता है, गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम्स में चला जाएगा, लाइसोसोम्स पैकेट के फॉर्म में इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास नियर अबाउट में डिलीवर कर देंगे। और इस तरीके से ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम का वर्क करता है। जब हम इंडिविजुअली ऑर्गेनेल बाय ऑर्गेनेल पढ़ेंगे तो हमें इसकी फंक्शंस और ये काम कैसे होता है इसकी क्लैरिटी काफ़ी और मिलेगी। हेल्प इन बोथ इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इंटरसेलुलर किसको बोलते हैं? बिटवीन टू सेल्स। दो सेल्स के बीच जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है वन सेल टू अनदर सेल, उसमें भी ये मदद करता है। और तो और इंट्रासेलुलर मतलब विदिन द सेल भी ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है। देन फॉर्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वन ऑफ द फंक्शन है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म करता है सेल डिवीज़न के ड्यूरेशन में। अब ये कैसे फॉर्म करता है वो हमें सेल डिवीज़न के अंदर ही पता चलेगा कि क्या रोल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म करने में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिफरेंसेस को अपन देखते हैं। सो रफ एंडोप्लाज्मिक में
राइबोफोरिन प्रेजेंट होता है, वहीं पे राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। कौन सा राइबोसोम? तो ATS राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोफोरिन क्या होता है? तो राइबोफोरिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, वहीं पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोफोरिन एब्सेंट होता है, राइबोसोम भी एब्सेंट होता है। और क्यों अपन रफ को रफ बोल रहे हैं और स्मूथ को स्मूथ बोल रहे हैं? तो वो है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम अगर आपको पता हो तो एक ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर है, ग्रेन्यूल्स की तरह होता है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो काफ़ी स्टिकी स्ट्रक्चर होता है, तो इस पे ये चिपका होगा। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम चिपके होंगे उसे हम रफ ER बोलेंगे, RER शॉर्ट फॉर्म में। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम नहीं होता है, यानी कि ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, तो उसको स्मूथ ER बोलते हैं। ठीक है, ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। एक्चुअली में मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था कि ये इन्वॉल्व होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड एंड स्टीरॉयड सिंथेसिस। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड एंड स्टीरॉयड सिंथेसिस करता है। साथ ही साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन होता है, वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड ग्लाइकोजन, लिपिड ऑफ ग्लाइकोजेंस। ऑलराइट, नाउ प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडी एक्चुअली में क्या है? एंटीबॉडी एक प्रोटीन ही तो है ना? और प्रोटीन फॉर्म कौन कर रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि प्लाज्मा सेल में अगर RER प्रेजेंट ना हो तो क्या वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर पाएगा? तो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोटीन कंटेनिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन्स के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं और कुछ प्रोटीन्स के अंदर नहीं होते हैं। ये हम कहाँ पढ़ेंगे इसके बारे में इन डिटेल? इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में, जो इसी यूनिट का पार्ट है। वहाँ पे हमें पता चलेगा कि किस टाइप के प्रोटीन, एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोड्यूस होते हैं। नाउ लेडिग सेल्स आप रिप्रोडक्शन सिस्टम में पढ़ेंगे, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम में एक सेल होता है जिसको लेडिग सेल बोलते हैं। ये प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन आपको पता हो तो ये एक स्टीरॉयड हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन है। अब ये क्यों प्रोड्यूस हो पा रहा है? क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेडिग सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, तभी ये टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड एंड स्टीरॉयड सिंथेसिस का। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन बाय द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450 इंक्रीज सॉलिबिलिटी। ये जो पॉइंट है ये आपको समझ में आएगा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के चैप्टर में। यहाँ पे मैंने इसे लिख दिया है इन द डिफरेंसेस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी आप यहाँ पे याद कर लो, बिकॉज इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। So thank you so much. This is the end of endoplasmic reticulum.